नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी शोर में मुद्दे तो मौन हो गए, लेकिन सच बात तो ये है कि बयानों का जोर रहा और ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए, राष्ट्रीय स्तर पर चले और यहाँ तक कि जो बातें सामने आती गई उनमें वार और पलटवार भी होता रहा। कोई किसी से कम दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि 5वां चरण का आज आखिरी दिन है प्रचार का और 27 को मतदान भी होना, लेकिन सवाल सीधा सीधा ये उठ रहा है कि क्या कारण है कि इस बार के चुनाव में मुद्दे मौन हो गए और बयानों का शोर हो गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। कांग्रेस से हैं विवेक वाजपेयी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से हैं जीत बहादुर सिंह, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीत प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही महानुभाव अपने अपने क्षेत्र में, भले अपने कांग्रेस की राजनीति में, आप भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा है। इसीलिए मैं आज इनसे चर्चा करूं। सबसे पहले जीत प्रताप जी, ये बताइए कि क्या कारण था कि चुनाव में मुद्दे नहीं चले, शोर बयानों का रहा। देखिए भाई साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ इसके पहले भी कई बार चर्चा हुई है और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर इस कार्यक्रम के में कि हम लोगों ने जो ये चुनाव लड़ा है 2022 का, अभी हम लोग करीब इसमें 4 चरण पूरे कर चुके हैं, 5वां चरण अभी इसका होने वाला है। तो हम लोगों ने हमेशा विकास के मुद्दे पे वोट मांगा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने जो कार्य किया 5 साल, तो उसमें 2.5 साल तो कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोगों ने मिलकर उसको लड़ा है, मिलकर उसको देखा है, तो उससे लड़ने में निकल गए सरकार के, और सरकार उसको जनता को संभालने में 2.5 साल निकल गए। तो हमको मात्र 2.5 साल मिले। 2.5 साल में जो हमने विकास से कार्य किया और जो हमारे कार्य आगे प्रस्तावित हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स के मुद्दे रहे हो, चाहे विद्यालयों के मुद्दे रहे हो, चाहे वो मंदिर निर्माण रहा हो, तो हम लोगों ने हमेशा जो है राष्ट्रवादी सोच की राजनीति करी है। तो हम लोग राष्ट्रवादी सोच पर राजनीति करते रहे, विकास के मुद्दे पे वोट मांगा है और हमें पता है कि जनता अभी फिर से पूर्ण तरीके से हम लोग को बहुमत देने जा रही है। तो आने वाली अभी 10 मार्च को अगले महीने फिर से हम लोग 300 पार जाके पूर्ण बहुमत सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। विवेक जी, जीत प्रताप जी ने जो तथ्य रखा है उसमें बाकायदे तर्क दिया है। ये नहीं कह दिया हवा हवा में कि हाँ मुद्दे नहीं चले या विकास चला। उन्होंने कहा देखो 2.5 साल तो कोरोना ले गया, जिसके कारण स्थिति विकट हो गई। अब 2.5 साल बचे, तो 2.5 साल में जो काम हुआ उनकी चर्चा की गई। इसलिए जो मुद्दों के मौन की बात है उसका बुनियादी कारण ये है। क्या कहेंगे विवेक जी आप इस बात पर? देखिए आदरणीय वर्मा जी, कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हैं, आज भी लड़ रही हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना काल में मजदूरों के आने की समस्या हो, चाहे वो आपके कोरोना काल में जो वेंटिलेटर हो या आपके ऑक्सीजन हो या नोटबंदी हो, तो हम मुद्दों पे ही हमेशा लड़ाई लड़ते। आज भी हमारी आदरणीय प्रियंका जी महंगाई पे, बेरोजगारी पे आज भी लड़ाई लड़ रही हैं। और कांग्रेस हमेशा जन समस्याओं के लिए सड़क पर हमेशा लड़ती है और लड़ती रहेगी। तो आज तो मैं जो चुनाव देख रहा हूँ, कोई कह रहा है टोटी चोरी हो गई, कोई कह रहा है घर से धुआं निकल रहा है। तो क्या आज आप दीनदयाल उपाध्याय की यही विचारधारा है, या आज आपके जो इनकी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी, आदरणीय जो इनके वो थे, क्या आज उस विचारधारा पे या भारतीय जनता पार्टी चल रही है या समाजवादी पार्टी चल रही है? तो कांग्रेस हमेशा मुद्दों पे लड़ाई लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, इसीलिए मुद्दों का शोर जो है सुनाई नहीं दे रहा है
और पार्टियां जो है मुद्दों पर नहीं लड़ रही, ये बात मान लें? नहीं, प्रासंगिक कांग्रेस है। हाँ, मुद्दों की लड़ाइयां भी लड़ रही है, जनता की समस्याओं के लिए लड़ रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्षेत्रीय दल, जातिवादिता की राजनीति और धर्मवाद की राजनीति के आगे कांग्रेस के उन मुद्दों को पूर्णतः दबाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जनता जागेगी और हमारे उन मुद्दों की लड़ाइयों को समझेगी। जो हमारी गांधी की विचारधाराओं की लड़ाई आज भी हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता आज नहीं तो कल उसको मानेगी। जीत प्रताप जी, आपने सुना सीधे तौर पर विवेक कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो एक बात इस चर्चा में कहूंगा, जो एक कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने पहले 70 साल राज किया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग को पहली बार हम लोग यहाँ पूर्ण बहुमत सरकार हम लोगों ने बनाई है, तो कांग्रेस तो है वो तो परिवारवाद की राजनीति करती है। इनके जो परिवार में है, हमारे जैसे अगर एक चाय बेचने वाला और अगर आम कार्यकर्ता अगर सांसद, मंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, तो उनके यहाँ तो परिवार का टैग लगा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो इनके यहाँ जो गांधी का टैग लगा है, ये लोग तो अभी तक बेचारे उसी में उलझे हुए हैं। जहां तक अभी वाजपेयी जी ने बात कही कि कोरोना जैसी महामारी में हम लोग वेंटिलेटर का इंतजाम करा रहे थे, सब खैर अच्छी बात है। तो उस समय प्रत्येक नागरिक एक जो है एक इंसानियत के नाते उनसे जो बना किया, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी का देखिए, उस समय उन्होंने प्रदेश का 24 करोड़ जनता की भलाई के लिए दायित्व निभाते हुए, जब उनके पिताजी खत्म हुए उत्तराखंड में, अंतिम दर्शन पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जा पाए, उन्होंने उस समय अपना राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता दी, उन्होंने अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया, उन्होंने राष्ट्र धर्म निभाया। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे ख्याल से कोरोना जैसी महामारी की जो दूसरी लहर आई थी, शायद ही को जिला बचाओ 75 जिलों में से जहां पर कि योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं का दौरा ना रहा हो। बल्कि आप देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस, जो भी विपक्षी दल रहे हो, इन लोगों ने तो जब पहला ऐसा देश बना हिंदुस्तान जहां पर कि हम लोगों ने वैक्सीन का निर्माण किया, और वो वैक्सीन हम लोगों ने सब जगह जो है उसको हम लोगों ने बाहर देशों में सप्लाई करी, बाहर उसको एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने। और इसके पहले जब दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी, तो हम लोग तो बहुत छोटे थे, मुझे याद है, उससे पोलियो बीमारी एक आई थी। पोलियो जैसी बीमारी का टीका जो है हिंदुस्तान देश के अंदर सबसे आखिरी में वो आया था। आज हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना जैसी महामारी को रोकने का में सफल हुए। एक बात है पूरी करूंगा और एक बार कि, और उसके बाद जब ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने विपक्षी दल है, ये लोग उसको भी उस पर भी राजनीतिकरण कर रहे थे। इन्होंने कहा ये भाजपा का टीका है, भाजपा की वैक्सीन। अगर इस समय अगर इसका इन लोगों ने राजनीतिकरण न किया होता, तो मुझे लग रहा है दूसरे जो वेव आई है कोरोना जैसी महामारी के, हम लोगों ने कई लोगों ने अपनों को खोया है, तो लोगों में जो भय इन लोगों ने एक क्रिएट कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस जैसी पार्टी ने टीके के प्रति भ्रम फैला के, वो भ्रम अगर पैदा ना हुआ होता, लोगों ने टीका लगवा लिया होता, तो दूसरी लहर पे हम लोग काबू पाने में बहुत जल्दी इसी बीच हमारे साथ जो है सपा से वरुण मिश्रा जी जुड़ गए। वरुण जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, आपके साथ में है कांग्रेस के विवेक वाजपेयी जी है, दिनेश वाजपेयी जी है, और साथ में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से जीत प्रताप सिंह। मैं आपसे खाली एक ही सवाल ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इस चुनाव में मुद्दे तो मौन हो गए और बयानों का शोर सुनाई दे रहा है, लगातार बयान हो रहे हैं, और बयान जो है होते हैं वो स्थानीय स्तर से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होते हैं, वार पलटवार होता है, लेकिन मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, पूरी तरीके से ये आज चौथे चरण और दूसरे और तीसरे चरण के बाद ये नेता नाबूद हो चुके हैं। अब ये तो लोगों की जन भावनाओं को उधेड़ने का काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्वक कार्य किया गया भारतीय जनता पार्टी का, उसका जवाब देने पर जगह जगह इनके साथ जो जनता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उससे इनको पूरी तरीके परेशान हो चुके हैं। अपनी लाइन लेंथ को ये लोग भूल चुके हैं कि किस लाइन लेंथ में हमको चुनाव लड़ना है। इनके दिन पे दिन आए बाएं साए टाइप के बयान आ रहे हैं। ये अपनी जमीन को खो चुके हैं,
इसलिए ये मुद्दों पे कभी वर्मा जी बात नहीं करते हैं। आज बहुत अच्छा विषय ये TMD ने उठाया है कि मुद्दे कहाँ पर हैं। बयान आ रहा है पाकिस्तान पे आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा, कब्रिस्तान शमशान पे आ जाएगा, बुलडोजर पे आ जाएगा, मगर गरीब की भूख का मुद्दा नहीं आएगा। इसी बुलडोजर के माध्यम से हमने 15 जवाब इनको मिल चुका है जनता द्वारा जी। आज इसका जवाब इनको जनता द्वारा मिल चुका है। और जनता ने जिस तरीके से आज चौथे चुनाव तक में अपनी पूरी ताकत से इनकी पूरा इनका सब तरफ से इनको समाप्त करने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी इसीलिए उसका हर जगह परचम हर विधानसभा में लहरा रहा है, क्योंकि हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ठीक बात। जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे आज जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। 5 साल में उत्तर प्रदेश ठीक बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीत प्रताप जी, आप सुना आपने, वरुण ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुद्दों की बात कोई नहीं करता। देखिए, वरुण जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। वैसे जो ये बात कर रहे हैं किसानों के हित वाली, तो किसानों को हित अगर किसी ने अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने 5 साल अभी कार्य किया है, तो इसने किसानों के लिए करीब करीब देखा जाए तो 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है 86 लाख किसानों का, जो ये आंकड़े बता रहे हैं। जो और बाकी जो ये लोग राजनीतिकरण की बातें कर रहे हैं कि लखीमपुर में जो हुआ तो वो तो एक घटना थी, वो एक घटनाक्रम ऐसा था कि जिसको इन लोगों ने उसका सारे दलों ने मिलकर राजनीतिकरण कर दिया। इसके बाद कोई मुद्दा नहीं था, इन लोगों ने उसी को मुद्दा बनाना चाहा। और अभी आप देखिए आने वाले 10 तारीख को जो अभी वरुण जी कह रहे हैं कि 4 चरणों के चुनाव में पब्लिक ने मतलब रुझान दिखा दिया, तो मुझे लग रहा है इस रुझान में करीब करीब 4 चरणों में हम लोग 230 या 232 सीटों में मतदान अभी हो चुका है और उसमें हम लोग 80% सीटें अभी जीत रहे हैं। और जहाँ पर पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में किसान है और वहाँ पर एक बबुआ थे, बबुआ के साथ में एक और आजकल आ गए। ये दो की जोड़ी जो है 2017 में चल पाई थी, न 2019 में चल पाई थी, और न ये जोड़ी आपको 2022 में कुछ करने वाली है। इस जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। जनता को खाली डबल इंजन की सरकार पे भरोसा है, हिंदुत्व के नाम पे भरोसा है। हमने देखिए विकास कार्य किया। ये जो बीजेपी है वो महंगाई की, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती है? बराबर लगा। 2017 के बड़ी बात तो यही है कि आज देश को आवश्यकता महंगाई, बेरोजगारी, आज नौजवान हमारा परेशान है, उन मुद्दों की आज कोई बात नहीं करता है। आज अगर बात होती है तो सिर्फ धर्म की और राजनीति की बात होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसी बात का जवाब नहीं दे पाती है तो वो कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अगर कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो आज आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस की देन है। आज आप BSNL का निजीकरण कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। और आज आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, ये 70 साल में कांग्रेस ने ही बनाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या। आज कोरोना काल में जो कांग्रेस ने मनरेगा की स्कीम गांव में चलाई, आज तमाम हमारा जो है मजदूर उस मनरेगा के की वजह से अपने गांव में फल लाए, फूल लाए। आज फूड बिल की बात करते हैं, आज यूपीए सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने फूड बिल पास किया था। आज इसको ये मानेंगे नहीं, आज कहेंगे नहीं साहब राशन मैं बंटवा रहा हूं। आदरणीय सोनिया, और दूसरी बात आप समझिए, आदरणीय सोनिया गांधी, अभी ये योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ा। ये क्या गरिमापूर्ण बात नहीं है? आज परिवारवाद की बात करते हैं। आज उसी कांग्रेस ने देश के लिए उसी परिवार ने जान दी, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो आपके राजीव गांधी रहे हो, इसी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। तो आज जो वाजपेयी जी, वरुण जी कुछ कह रहे हैं, वरुण जी बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए वर्मा जी, चीजें ये हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के कि 36,000 करोड़। देखिए किसानों के साथ जो मजाक इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आप 700 किसान खड़े हो, हमने किसानों को निधि भेजने का भी कार्य किया। किसान सम्मान निधि सबके खातों में भेजी गई बराबर। को देखते हुए आपने कहा मैं देश में समाजवादी पार्टी तो खाली अपने परिवार खातों में पैसा भेजने कार्य करती है। नहीं बोल रहा था और बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुना था। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा वही है, वो अपने घमंड अपने हन से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज वो विपक्ष की भी बात नहीं सुन रहे, अब तो आप विपक्ष में जाने वाले हैं।
हम आपकी बात देखते चलिए, हैं, आने वाले ध्यानपूर्वक 10 तारीख को सुनेंगे। जानकारी होगी। अगर हमसे कहीं कोई गलती होगी हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर हम सरकार में होंगे हमसे कोई गलती होगी तो उसको स्वीकार करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का यही घमंड उसको ले डूबा कि वो विपक्ष की भी बात को सुनने को नहीं तैयार है। 801 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है और जनता बोल चुकी है कि साइकिल सत्ता पे आ गई है, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी बात को आप ध्यान से सुने। 2 मिनट के तरीके से 700 किसानों के मरने के बाद आकर के आपने 1 मिनट के लिए बोल दिया देश के किसानों से माफी मांगता हूँ। वरुण जी एक बात बताइए, वरुण जी, बीजेपी ने इस बार अपने हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का शुरू किया और जिसका जवाब जो है सपा ठीक से नहीं देख पाई, इसमें भी दो राय नहीं है। और उन्होंने गुंडा माफिया और अब सीधे सीधे आतंकवाद से भी बीजेपी ने जो है सपा को जोड़ दिया, लाल टोपी से जोड़ दिया। और कम से कम एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आम जन में ये भावना पैदा कर दी या इन लोगों ने अपना इतना एजेक्ट कर दिया कि वो कहने लगे हाँ भाई अब उतने गुंडे नहीं है, रंगदारी नहीं होती है, वसूली नहीं होती है, माफिया राज नहीं है, एक राहत भरी हमको बात मिली है। तो कम से कम एक मुद्दा इन्होंने चलाया और उस मुद्दे में सपा की घेराबंदी कस के कर ली। क्या कहना है इस बारे में? देखिए किसी के कहने से इस समय शाम का 5:30 बजा है, हम कह देंगे रात का 8:30 बजा है, तो यही अंधभक्ति है। इनके वो अंधभक्त जरूर मान रहे हैं। वर्मा जी ये बड़ा अहम मुद्दा और अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। हम इसको तुलनात्मक रूप में अगर देखना चाहें, अगर इसको तुलनात्मक रूप में देखना चाहें, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के ऊपर कितने अपराधी मुकदमे हैं। बुलडोजर चलाया किसने वरुण जी? कोई जी मेरी बात सुनिए। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है जो कोरोना काल पे लगाया गया, जो कोरोना काल पे लगाया गया। पहला तुलनात्मक अध्ययन मैं कर रहा हूँ, अपराधी आप तय कर लीजिएगा कौन है। दूसरा इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हिस्ट्री शीट है उनकी, कितने अपराधी क्या बात कर रहे हो? आपने कैसे बोला है? अरे उनके समय के विकास कार्य देखिए, उनके समय में आप रोडों का निर्माण कार्य देखिए, इतना निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। सारा निर्माण जो है समाजवादी पार्टी खाली अपने परिवार में करती थी। यही आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री थे शिवपाल यादव जी, ये कहते हैं जो अधिकारी अच्छा काम करे बड़ा बड़ा खा सकता है। और यही हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी है जो कहते हैं अधिकारी खैर नहीं जिसके नेतृत्व में काम अच्छा नहीं हुआ। आपने भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा दिया? आपके बाद कौन सा जो आप उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? ये तो कोई कैसे नहीं होगा, किसी ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दोगे। अपराध चरम पर है, अपराध की ऊपर हो चुकी है वर्मा जी। मैं बात किया वरुण जी, एक मिनट चलिए, एक मिनट मान गया वरुण जी, अब एक मिनट शांत रहिए। ठीक बात, एक मिनट वाजपेयी जी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात बीजेपी ने छेड़ी और एक जनमानस में एक विश्वास कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा अगर खराब लॉ एंड ऑर्डर रहा, एक मिनट अभी वरुण जी, एक मिनट वरुण जी, आप बात सुन लीजिए फिर बताते हैं। सबसे ज्यादा अगर खराब लॉ एंड ऑर्डर रहा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहा। देश में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब रही। आप चाहे महिलाओं पे पीड़ित के ऊपर ले लीजिए, चाहे आप तमाम ऐसे मुद्दे जो कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हैं। निश्चित रूप से अगर अभी आप डाटा निकलवा लीजिए तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी के कार्यकाल में खराब रहा तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक बात हो गया। चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, भारतीय जनता पार्टी का काम। वाजपेयी जी एक मिनट, जीत प्रताप सिंह बताइए, कह रहे सबसे देखिए मैं पहले तो वरुण जी की बात का जवाब दूंगा जो उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बुलडोजर बाबा, अरे कम से कम हमारे सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, समाजवादी पार्टी ने कभी कोई संस्कार नहीं सीखे, लेकिन यही हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलडोजर चलाया
तो बुलडोजर चलाए उन संपत्तियों के ऊपर जो गरीबों की, जो बेचारे जिनके पास जिनकी जमीनें माफियाओं ने कब्जा कर रखी थी, करीब करीब आंकड़ों के हिसाब से 1574 करोड़ की वो संपत्तियां हैं जिनको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने खाली कराने का कार्य किया है। उसके ऊपर तो फिर से पूजन करा दिया, वो समाज के काम का काम किया, समाज के हित के लिए वो कार्य कराया गया। वो सारी जमीनें जो थी जिसको बुलडोजर चलाया गया, एक सीधा संदेश जाता है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, जो अपराधीकरण था, जो अपराधी भयमुक्त होकर जो प्रदेश में कहीं पर भी अपराध कर रहे थे, कहीं पर भी जमीनें कब्जा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे गुम होते मुद्दे और उसके साथ में चर्चा होने लगी थी लॉ एंड ऑर्डर की, जिस पर कांग्रेस का कहना था कि जो बीजेपी के समय सबसे ज़्यादा अपराध हुए, और इसका जवाब हमारे जीत प्रताप जो बीजेपी के हैं वो दे भी रहे थे। उन्होंने कहा और इसका खंडन भी किया। निश्चित तौर पर मैं जरा जीत प्रताप जी, आप बात कह रहे थे अपनी, क्यों नहीं माने? आज भी आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि जो अपराधियों में भय होना चाहिए था वो नहीं रह गया। क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही या शुरू होते ही जो है क्राइम जो है बढ़ गया और उसके बाद अब जब खत्म होगी तब फिर नियंत्रण कर लिया जाएगा? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है अपराधियों को काबू में रखने का कार्य किया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस अपराध पे जो एक लगाम लगी है, जिस तरीके से आप पहले 2017 के पहले का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण रहे हो, चाहे वो अपराधियों द्वारा जमीन कब्जे के मामले रहे हो, व्यापारियों को पुलिस ने गोरखपुर में मार दिया। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। बराबर कार्रवाई जब पुलिस ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी पुलिस के अधिकारी थे उनको जो और आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है। अरे भाई, बाद में आज की तारीख में वर्तमान में जिसकी सरकार होगी वो तो कार्रवाई करेगा, लेकिन सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की आप दुहाई देते हैं, ये कांड हुआ क्यों? हमारे आखिर पुलिस जब मारेगी व्यापारियों को, आज आप देखिए उसके बाद एक व्यापारी को ये फजलगंज चौराहे पे मार दिया था, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां से मेंटेन था आपका? कार्य किया गया है। जो अपराधियों ने जमीनें कब्जा कर रखी थी, करीब 1574 करोड़ की जो जमीनें जो अपराधियों द्वारा उनके उसमें थी। वरुण जी ये बताइए कि आपके अखिलेश भी क्या कारण था कि मुद्दे बीच बीच में छुटपुट उठाते रहे, बल्कि वो भी बाबा, वो भी लैपटॉप नहीं आता, ये नहीं मिला, वो भी इसी तरीके की बातें करते रहे। बल्कि जितनी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, बेरोजगारी का, महंगाई का, जिससे लोगों को ये लगता, तो इस काम में तो हमको लगता है कि अखिलेश भी फिसड्डी रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। समय समय पर, मौकों पर, हर मंचों पर देखिए मुद्दे हमेशा हम लोग के 2017 के बाद से सबसे प्रमुख मुद्दे हम लोगों के महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को जो आज अच्छा एक हम लोग का तो नारा ही है, दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, है ना? इसी लाइन पर समाजवादी नेता तो आपके सड़क पे कहीं नहीं दिखते थे। अगर कोई आवाज उठाता था नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो आदरणीय राहुल जी आवाज उठाते थे और प्रियंका जी। आपके नेता तो सड़क पे कहीं नहीं दिखते थे। पिछले चुनाव में तो आपके नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी संसद में खड़े होकर के आदरणीय सुन तो लीजिए सर, अरे सरकार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी सुन रहा हूँ। वरुण जी से बात होगा फिर। ये जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू हो करके, एक सिक्के के दो पहलू हो करके दोनों दलों ने हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश के नक्शे को खत्म कर 2012 से लेकर 2017 के बीच अरे वरुण जी, आप एक उत्तर प्रदेश में एक आप अपनी पार्टी लिए हैं और बात आप कर रहे हैं हम लोगों की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश में के अलावा आप कहां पर हैं? कहां पर आप खड़े होते हैं? दोनों पार्टियों ने कहा कि ये बातों को सुने। अच्छा चलिए सुनाइए। वरुण जी, हाँ, बीच में बोलने से देखिए जो सबसे प्रमुख मुद्दे आज उत्तर प्रदेश में, ये मुद्दे
आज मुद्दे किसी पार्टी के नहीं ले गए, ये मुद्दे जनता के मुद्दे हो गए, जिसका जवाब पूरी तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल गया है। और कांग्रेस के साथ बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि आज उनकी जमीन खत्म हो चुकी है, वो अपनी जमीन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये अपनी जमीन बनाए, इसका मेरा प्रभु से पूरा हुआ है कि अपनी जमीन जो उत्तर प्रदेश में इनकी खत्म हो गई है, ये जमीन को बनाने का जितना भी प्रयास कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से जो आज ये मुद्दे थे, जिनकी बात आपने कही कि कहीं अगले जिसमें पीछे रह गए, इसमें समाजवादी पार्टी ने उतर करके सड़कों पर संघर्ष किया है। अगर कहीं आलू किसानों की समस्या आई हो, चाहे गन्ना किसानों की समस्या आई हो, हम लोगों ने इसी नवीन मार्केट शिक्षक पार्क में बैठ करके धरना दिया, प्रदर्शन किया, हजारों बार गिरफ्तारी दी है। 2017 से लेकर एक बात, ठीक वरुण जी, एक मिनट तक में दिखाया गया है। आज आप समझ लीजिए कि जिस समय योगी बाबा कानपुर की धरती पर आते थे तो सारे समाजवादी पार्टी के नेता नजर बंद कर दिए जाते थे। चलिए एक मिनट वरुण जी, एक मिनट, सरकारी प्रोटोकॉल है, आप एक मिनट रुक जाइए। अब वाजपेयी जी जरा मुझे एक बात समझाइए, अब हमको जरा ये भी बताइए कि क्या अब जनता भी मुद्दों पर कोई रुचि नहीं लेती है, और ये जो बयान होते हैं चटकारे वाले, गुंडा माफिया आतंक, उसमें उसको मजा आता है, खूब ताड़ियां लोग बजाते हैं। इसलिए नेता भी ये समझ गए हैं कि मुद्दे कुछ है नहीं, बल्कि वार पलट वार करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इसीलिए जनता में भी कोई रुझान नहीं दिखता। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इधर लमसम 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है जी, और चूंकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में ना होने से जो विचारधाराएं थी, जो एक कहते नहीं कि जनता के बीच में एक विचारधारा, वो आज समाप्त हो गई है। आज 30 वर्षों में आज जनता या तो मंदिर के नाम पे या तो मस्जिद के नाम पे ही राजनीति को जान रही है, और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आप मान के चलिए जनता को ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि देश में गांधीवादी विचारधाराओं के लोग से ही देश को आगे बढ़ेगा। गोडसे की विचारधारा से देश आगे नहीं बढ़ेगा। और रहा सवाल, अगर देश में और जो विचारधाराएं बढ़ेंगी, वो या तो गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी की विचारधारा पे जब देश चलेगा तभी तरक्की करेगा और तभी आगे बढ़ेगा। ठीक बात है। जीत प्रताप जी, सुना कांग्रेस की कह रहे हैं कि अब जो जनता भी मंदिर मस्जिद इन बातों पर देखिए, इनकी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और जहां तक बात रही जनाधार की, तो मुझे लग रहा है अभी आने वाली जो 10 मार्च है, तो इनका जो बचा खुचा जनाधार जो उत्तर प्रदेश में बचा है, जिसको ये अपना परिवारवाद के नाम पे चला रहे हैं, हर जगह से इनके परिवार के, अरे भैया, जिसके पास परिवार ही नहीं है वो चलाएगा क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आपके पास परिवार ही नहीं है। आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पास परिवार नहीं है, योगी जी के पास परिवार नहीं है, तो जो जिनके पास जब परिवार ही नहीं है तो देश कौन चलाएगा? और एक बात आदरणीय योगी जी और कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में देश में दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। अरे जब दंगाई प्रदेश में राज करेंगे तो दंगा कहां से होगा? ये लोग कभी भी विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, कभी किसी और मुद्दे पे सरकार को नहीं घेर सकते। ये लोग तो खाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम देश के लिए कर दिया, आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी कभी भविष्य में नहीं कर सकते हैं। और देश का आज प्रधानमंत्री का जो कद था, आज देश का जो प्रधानमंत्री का कद था, उस कद को भी अगर गिराने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश का प्रधानमंत्री नगर निगम के चुनाव में जाकर के कैंपेनिंग कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सवाल नहीं, मैं मुद्दा बता रहा हूं। मैं मुद्दों पर, क्या आप मानते हैं कि मुद्दों पर ये मंदिर मस्जिद धर्म, देखिए ये तो हमारे हिंदुत्व की एक निशानी है। हाँ। मंदिर बनाना, मंदिर अयोध्या के अंदर जिस तरीके से रामलला पहले टेंट में इतने सालों से बैठे हुए थे, उसको अगर रामलला को सही मेरा सवाल सुनिए, अगर मंदिर निर्माण हुआ है जिस तरीके से काशी निर्माण हुआ है, मेरा सवाल जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि जनता में अब
यही दृष्टिकोण हो गया, महंगाई बेरोजगारी को देखिए, दूर रख करके महंगाई अब और मंदिर बेरोजगारी मस्जिद की की बात बात हो अगर रही आप मैं बता करेंगे रहा हूँ। तो इसके पहले बाबा जी, 2017 एक पहले मिनट जब माननीय हमको अखिलेश यादव जी आपको- जब मुख्यमंत्री रहे तो उनका बजट आया था करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ का बजट था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। वही बजट जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पारित कराया तो करीब 8 से 9 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। और जहां तक बेरोजगारी की बात थी, मैं आपको 2 मिनट अपनी बात पूरी करूंगा। मेरा कहने का एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं। आप क्या बता रहे हैं कि जनता में अब ये चीज हावी हो गई, मतलब इतना खाली बता दीजिए। जनता से हम लोगों ने वोट जो मांगा है, हाँ। विकास के मुद्दे पे वोट मांगा है, महिला सशक्तिकरण पे वोट मांगा है हम मांगा लोगों ने, आपने। और जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो हमारी संस्कृति है, जी, हिंदुत्व की पहचान जी। है, और वो अपनी पहचान ना खोए, आने वाली मैं पीढ़ियां एक ही संस्कृति बात- अपनी एक याद बात- रखे। मैं- तो मंदिर मैं- निर्माण का क्या जो कार्य बात- मैं माने- है, मंदिरों का जो एक सुंदरीकरण का मिनट- कार्य है, भाई, अगर- भव्यता का जो कार्य है, आने वाले समय में अच्छा, जब फिर से पूर्ण बहुमत सरकार हम बनाएंगे और वर्मा जोरों से जी, चलेगा, महिला और सशक्तिकरण- सुंदरीकरण से होगा वर्मा जी, अगर ये बात और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे का महिला सशक्तिकरण, किस बात का महिला सशक्तिकरण? जीत प्रताप अपनी रुक बात- जाइए, आपके जीत प्रताप एक- रुक जाइए, एक समाजवादी पार्टी- मैं अपनी बात कह दूं भाई जीत साहब। प्रताप आप रुक जाइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बस एक बात। मैं केवल एक बात, क्या वरुण जी, जैसा कि अभी बातों में आया, थोड़ा आप संक्षेप में बताइएगा कि क्या वास्तव में ये जो धर्म जाति जो है वो इतनी हावी हो गई है कि मुद्दे पीछे हो गए, बस इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ, जिस तरीके से 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने आकर के जिस समय वो अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत थे, उस समय उन्होंने लोगों की भावनाओं को उखाड़ना चालू किया, और उन्होंने वहां पर मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली, देश को धर्म की तरफ ले गए। ले गए। ये आज ये देश देखिए विकासशील देश है अपना भारत, है ना, निरंतर प्रगति की तरफ अग्रसर है, मगर जिस तरीके से धर्म का सब लोग सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सारे धर्मों का सम्मान है। यही हमारा संविधान है, यही हमारे संविधान की सुंदरता है कि इसमें हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। और जो हिंदुस्तान के संविधान को मान करके जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसका भी सारे दलों ने सम्मान किया, हर वर्ग ने उसका सम्मान किया। ये लोगों ने हमेशा कार सड़कों पे गोली चलाने का कार्य किया है। क्या दूसरा जो आप अभी इनके- कह रहे थे कि अभी जैसे आप कह रहे थे कि मोदी जी ने धर्म और कब्रिस्तान मंदिर, तो क्या मोदी अपने उद्देश्य में, अपने एजेंडे में सफल रहे हैं, जिसके कारण जो है विपक्षी नारे हो गया? मैं इसी बात पे आ रहा था वर्मा जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। हाँ। 2017 में जिस तरीके से 2017 तक उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बही, इन्होंने आकर के उसको धर्म की तरफ मोड़ा, और हम अपना सच ना बता पाई, अपना झूठ बेच के जनता के बीच से चले गए। आज मगर 5 साल बाद वो स्थिति 5 उत्तर साल प्रदेश में में आ गई, एक्सप्रेस वे चाहे बना हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरकारी हो, और चाहे वो बेरोजगार हो, और चाहे वो रोजगार हो। बेरोजगार को तो समस्या है अपना रोजगार पाने की, जो रोजगार कर रहा है, रोजगार जो व्यक्ति कर रहा है उसको समस्या अपने रोजगार को बचाने की है। जो किसान के पास जमीन नहीं है, खाद नहीं है, उसकी अपनी समस्या है। मगर जिस किसान के पास अपनी जमीन है और खाद है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास इसकी कोई तोड़ भी नहीं है, आपके पास इसकी कोई तोड़ भी नहीं है? नहीं, आज ये मुद्दे जनता के मुद्दे हो चुके हैं। ठीक बात। आज ये आपके जनता के मुद्दे हो चुके हैं, उसी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। चलिए, एक हो गया अजीत मैं 2 मिनट प्रताप अपनी बात जी, कहना मनोज जी चाहूंगा। कह रहे थे, थोड़ा संक्षेप में और क्वेश्चन के अंदर रहिएगा। ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि धर्म और जाति ये हावी हो गई, नंबर 1 इनका कहना है। दूसरा, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब वो समय आ रहा है कि जनता ने अपने हाथों पे जो मुद्दे हैं जनता के, वो अपने हाथों में ले लिए, और यही कारण है कि सपा और भाजपा में सीधी लड़ाई दिख रही देखिए, है। मैं इसका इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, जो थोड़ा वरुण जी अभी संक्षेप में, हाँ। धर्म की बात कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के जब समय जब सरकार बनी तो उसको धर्म की तरफ मोड़ दिया गया। तो धर्म की बात करें तो इनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तो वो कहते हैं कि मेरे सपने में एक दिन रामलला आए तो मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा, फिर एक दिन मेरे सपने में कृष्ण जी आए तो मैं मथुरा दर्शन करने जाऊंगा। असली बात तो यह है कि जो इनके पिताजी थे, इन्होंने वहां पर
बार जब जो कार सेवक थे उस पर उन पे गोलियां चलाने का कार्य किया था, वो डर के मारे वहां पर नहीं गए कि वहां अगर जाएंगे तो उनको वहां पर उनके खून के धब्बे आज भी दिखाई पड़ेंगे। तो धर्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद के नाम पर राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पर राजनीति करी है, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करी है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी तो खास में तो एक विख्यात खबर है कि खाली खास वर्ग है जिन्हें खाली टिकट दिया जाता है, उन्हीं को पद दिया जाता है, उन्हीं के कार्य किए जाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हम लोग जाति के नाम पे कभी समाज को बांटने का नहीं करते। हम लोग हमेशा विकास के मुद्दे पे, हम लोग हमेशा अपने डेवलपमेंट मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हम लोग विकास के मुद्दे पे नहीं। और जहां तक वाद की बात रही, एक ही वाद है, वो है राष्ट्रवाद। हम लोगों ने कभी जातिवाद को हो गया। वरुण जी एक मिनट, वाजपेयी जी आपने सुना, क्या आप भी ये मानते हैं कि आज कांग्रेस जो है हाशिए पर चली गई, उसका एक कारण ये है कि कांग्रेस सेकुलर की बात करती रही, कि कांग्रेस जो है जो ये धर्म से बिलक रही है। हालांकि अब उसने अपना चेहरा कुछ ऐसा दिखाना भी शुरू कर दिया है, मंदिर मस्जिद भी जाने लगे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। नहीं, मंदिर मेरा वो सवाल हमेशा केवल इतना है, क्या आप मानते हैं कि जो धारा राष्ट्रवाद की, धर्म की चली, उसके कारण कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा और वो किनारे हो गई? नहीं, देखिए, देश में जिस प्रकार से देश की जनता के जज्बातों को जगाया गया, उन्हें धर्म की तरफ मोड़ा गया और उधर जातिवादिता की तरफ प्रदेश में मोड़ा गया, उस कारण आज, लेकिन कांग्रेस आज भी अपने मुद्दों से पीछे नहीं है। कांग्रेस आज अपनी ही विचारधारा पे राजनीति कर रही है और अपनी ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से जनता एक दिन समझेगी और कांग्रेस की विचारधारा को मानेगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि अगर अब देश का कोई विकास कर सकता है। वाजपेयी जी, अच्छा एक सवाल अब आप पूछेगा, तीनों लोगों से एक सवाल पूछना है क्योंकि हमको क्लोज भी करना है। ये बताइए कि इस चुनाव में कोई मुद्दा चला है? इस चुनाव में एक ही मुद्दा चला। वाजपेयी बताइए। एक मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। वाजपेयी बताइए, इस चुनाव में सिर्फ वही मुद्दा चला, धर्मवाद और जातिवाद। हो गया, ठीक। आप जीत प्रताप जी, आप बताइए, क्या कोई मुद्दा चला? हम लोगों ने खाली एक ही चीज़ पर चुनाव लड़ा है, हमने कोई मुद्दा नहीं। हमने राष्ट्रवाद के नाम पे, विकास के नाम पे, और जो हम लोगों ने अपराधियों को काबू में रखने का कार्य किया है, और महिला सशक्तिकरण के नाम पे हम लोगों ने वोट मांगे हैं, उसी का जनता जवाब देगी 10 तारीख। वरुण जी, आप बताइए, क्या मुद्दा चला इस बार? इस चुनाव में जो जनता से लेकर के समाजवादी पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा रहा है, वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इनका जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, सरकारी नौकरी वालों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, एक वर्ग विशेष के ऊपर जो इन्होंने उत्पीड़न किया है, आज इसका जवाब इनको वर्मा जी 10 मार्च को 4 चरणों में मिल चुका है। 3 चरण बाकी है, उसमें मिलना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, और वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जीत प्रताप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मुद्दे जो है चुप हो गए, शांत हो गए, गुम हो गए, लेकिन बीच बीच में चलते भी रहे, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा हावी रही बार पलटवार, धर्म, राष्ट्र, माफिया, सब कुछ चला। लेकिन स्वस्थ परंपरा की दिशा में भी अगर चुनाव चलेंगे तो निश्चित रूप से जनता का भी भला होगा और लोग मानने लगे हैं। यही कुछ कारण है कि मतदान के प्रति जो ऊर्जा दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। मतदान लगातार गिरता जा रहा है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।